मेरे प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है प्रिय भाषा हिंदी चैनल में। आशा करती हूँ कि आप सब लोग अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। विद्यार्थियों, आज की क्लास व्याकरण की क्लास है। व्याकरण की क्लास में अभी तक हमने पढ़ा है शब्द। आज हम पढ़ेंगे शब्द निर्माण, यानी शब्द को बनाने के लिए हिंदी निर्माण में क्या क्या प्रक्रिया है। और इसमें आज हम इसके अंतर्गत ही आज हम पढ़ेंगे उपसर्ग और प्रत्यय। तो चलिए अपनी क्लास में चलते हैं और उपसर्ग को पढ़ते हैं, उसके बाद प्रत्यय को। शब्द निर्माण, शब्द रचना। शब्द को पढ़ लिया है, अब पढ़ेंगे शब्द निर्माण। शब्द निर्माण या शब्द रचना की प्रक्रिया हिंदी में निम्नलिखित प्रकार से की जाती है, यानी शब्दों को किन किन विधियों से बनाया जाता है हिंदी में। वह उसका निर्माण जो उपसर्ग से होता है, समास से होता है, प्रत्यय से होता है, संधि से होता है। तो यानी उपसर्ग से, प्रत्यय से, संधि से और समास से हिंदी में शब्द निर्माण की प्रक्रिया पूरी की जाती है। तो आज सबसे पहले देखेंगे कि उपसर्ग किसे कहते हैं। सर्ग दो शब्दों के योग उप प्लस सर्ग से निर्मित हुआ है। उप का अर्थ है समीप, निकट या पास में होता है, जबकि सर्ग का अर्थ है सृष्टि करना। यानी उपसर्ग का मतलब समीप आना और सर्ग का मतलब सृष्टि करना। उपसर्ग का ये अर्थ होता है। आगे देखते हैं। उपसर्ग का अर्थ है पास में बैठकर दूसरा नया वाला अर्थ बनाना। यानी कोई एक शब्द है, उसके आगे आकर के उसके पास बैठ जाता है वो उपसर्ग, और ये उस शब्द का क्या होता है, एक नया अर्थ बन जाता है। तो उपसर्ग का अर्थ है पास में बैठकर दूसरा नया वाला अर्थ बनाना। परिभाषा देख लेते हैं कि उपसर्ग की क्या रहेगी। कि उपसर्ग उस शब्दांश या अव्यय को कहते हैं। उपसर्ग क्या है, एक शब्दांश है, यानी शब्द का अंश है। अव्यय संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, इसके बाद एक अव्यय हम पढ़ते हैं। तो अव्यय जानते होंगे, नहीं बाकी हम संज्ञा सर्वनाम की जब सीरीज चलाएंगे तो उसमें हम अव्यय को अच्छे से समझेंगे। अव्यय एक भाग है। तो शब्दांश या अव्यय को कहते हैं जो किसी शब्द के पहले आकर उसका विशेष अर्थ प्रकट कर देता है। फिर से देख लेते हैं। उपसर्ग उस शब्दांश या अव्यय को कहते हैं जो किसी शब्द के पहले आकर उसका विशेष अर्थ प्रकट कर देता है, यानी पहले आएगा और एक विशेष अर्थ उस शब्द को दे देगा। जैसे उदाहरण, हार के पहले प्र उपसर्ग लगा दिया जाए तो नया शब्द बनता है प्रहार। क्या बनेगा, प्रहार, जिसका अर्थ होता है मारना। यानी हार का एक अलग भी अर्थ, यानी जीत हार वाला भी एक हार होता है। एक जयमाला जो हम पहनाते हैं उसका भी एक शब्द होता है हार, ठीक है। तो लेकिन अगर उसके आगे हम प्र जोड़ दें तो प्रहार, यानी किसी पे चोट करना या मारना। और इसके बदले अगर हम वी शब्द जोड़ देते हैं तो क्या हो जाता है, विहार। विहार मतलब घूमना, टहलना। तो इस तरह से क्या हुआ, हार शब्द के आगे हमने देखा कि अलग अलग शब्दांश जब लगाए गए तो उसका अर्थ क्या हो गया, चेंज हो गया। तो इसी तरह हमने समझा कि उपसर्ग क्या होता है। उपसर्ग जब किसी शब्द के आगे आकर उसके अर्थ को बदल देता है, यानी ये विशेष अर्थ प्रदान करता है। आगे देखेंगे। उपसर्ग के प्रयोग से शब्दों की तीन स्थितियां होती है। यदि उपसर्ग लगाया जाएगा किसी शब्द में तो उसमें क्या क्या परिवर्तन होने की संभावना है। शब्द के अर्थ में एक नई विशेषता आती है, यानी शब्द में एक नई विशेषता आ गई, यानी दूसरा अर्थ बन गया। शब्द के अर्थ में प्रतिकूलता उत्पन्न होती है, यानी अगर हम कोई उपसर्ग लगाते हैं तो उसका विलोम भी बनता है। बहुत सारे ऐसे विलोम है जिसमें उपसर्ग लगा देंगे तो सीधा उसका उल्टा हो जाता है। शब्द के अर्थ में कोई विशेष अंतर नहीं आता, शब्द वही रहता है, अर्थ भी वही रहता है, बस उसमें थोड़ा सा वो क्या होता है कि उस प्रक्रिया को बढ़ा दिया जाता है। और इस तरह से यानी तीनों स्थिति ही हो सकती है उपसर्ग लगाने से। बहुत विशेष अंतर भी नहीं आएगा, बिल्कुल उल्टा भी हो सकता है और कुछ विशेष अर्थ भी हो सकता है। यानी उपसर्ग लगाने से तीनों ही स्थितियां जो है हमारे हिंदी में होती है। यहाँ उपसर्ग और शब्द का अंतर समझ लेना चाहिए। जैसा मैंने बताया, उपसर्ग को हमने देखा परिभाषा में कि वह एक शब्दांश है,
अव्यय है। ठीक है, तो यहाँ उपसर्ग और शब्द का अंतर समझ लेना चाहिए कि जब शब्द अक्षरों का एक समूह है, यानी अगर हम किसी शब्द की बात करें तो उसमें वर्डों का एक समूह, अक्षरों का एक समूह होता है। शब्द में हमने ये पढ़ा है, जो अपने में स्वतंत्र अर्थ रखता है, यानी जब उसका अर्थ हम निकालेंगे, एक शब्द लेंगे और उसका जरूर न कोई अर्थ होगा अगर वो सार्थक शब्दों की श्रेणी में रखा गया है तब। और वाक्यों में स्वतंत्रता पूर्वक वह क्या होता है, प्रयोग होता है। शब्द क्या होता है, अक्षरों का समूह होता है, उसका एक अर्थ होता है और वो वाक्यों में उसका जो है प्रयोग करते हैं, अलग अलग वाक्यों में अर्थ के अनुसार हम उसका प्रयोग करते हैं। लेकिन ऐसा उपसर्ग नहीं है। उपसर्ग क्या है, उपसर्ग अक्षरों का समूह यह भी है, लेकिन यह स्वतंत्र नहीं है। अब ये आप चाहिए जिस तरह हम शब्दों को वाक्यों में रख दिए, उसी तरह उपसर्ग को भी किसी वाक्य में रख दे और उसकी मीनिंग आ जाए, यानी वो अर्थ दे, तो ऐसा नहीं होता। उपसर्ग अक्षरों का समूह होते हुए भी स्वतंत्र नहीं है, न स्वतंत्र रूप से उसका प्रयोग ही होता है, यानी वाक्य में उसका प्रयोग नहीं होता है। जब तक किसी शब्द के साथ उपसर्ग की संगति नहीं बैठती, तब तक उपसर्ग अर्थवान नहीं होता। यानी उपसर्ग अर्थवान तभी होता है जब हम उसको किसी शब्द के पहले लगाते हैं। अगर उसे स्वतंत्रता पूर्वक कहीं पे लगाएंगे तो वो उसकी जो है अर्थवान वो नहीं माना जाता उपसर्ग। तो यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा कि उपसर्ग किसे कहते हैं। उपसर्ग शब्दांश है, अव्यय है, जो किसी शब्द के पहले लगाया जाता है। उसका अपना कोई अर्थ नहीं है, जब वो किसी शब्द के आगे उसको लगाया जाता है तो ही वह अर्थवान होता है। आगे देखेंगे, हिंदी में प्रचलित उपसर्गों को निम्नलिखित भागों में विभाजित किया गया है। अलग अलग किताबों में तो उपसर्गों की अलग अलग बातें की गई हैं कि हिंदी में जो उपसर्ग हैं वो संस्कृत के, हिंदी के, उर्दू, फारसी के ये जो उपसर्ग है उनकी संख्या पे। हालांकि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में यानी कंपटीशन वाले एग्जाम में हमने देखने को नहीं मिलता है, फिर भी जो है कुछ विद्वानों ने इसकी संख्या को लिखा है, जिसको मैंने यहाँ पे लिखा है, बताया भी है कि जो हिंदी में प्रचलित उपसर्ग है वो संस्कृत के उपसर्ग हैं, हिंदी के उपसर्ग है और उर्दू फारसी के उपसर्ग है। अन्य उपसर्गों में भी है, जैसे अंग्रेजी के उपसर्ग और उपसर्ग के समान प्रयुक्त होने वाले अव्यय। तो 5 है, अभी यहाँ पे हमने 3 देख रहे हैं। तीनों की संख्या, संस्कृत के उपसर्गों की संख्या 19 मानी गई है कुछ कुछ विद्वानों के अनुसार। हिंदी के उपसर्ग को केवल 10 उपसर्ग माने गए, उर्दू और फारसी के उपसर्ग 12 माने गए। हालांकि आप अलग अलग गाइड नुमा किताबें अगर एग्जाम की खरीदते हैं या बाहर से लाते हैं तो उसमें उसकी संख्या बहुत ज्यादा दिखती। उसमें आपको उलझने की जरूरत नहीं है कि ये सही है कि गलत है, क्योंकि कई कई संस्कृत के हिंदी में डाल दिए जाते हैं, हिंदी के संस्कृत में डाल दिए जाते हैं। आपसे ऐसा क्वेश्चन नहीं बनेगा कि अब ये हिंदी का उपसर्ग है कि संस्कृत का। आपको उस उपसर्ग पहचानना है कि ये उपसर्ग है और ये जो है शब्दों में आया हुआ है, तो किस प्रकार का उपसर्ग है। ठीक है, अन्य उपसर्गों में जैसा कि मैंने बताया आपको कि अंग्रेजी के उपसर्ग भी हैं और संस्कृत के समान उपसर्ग के समान प्रयुक्त होने वाले संस्कृत के अव्यय जैसे हिंदी के अपने अव्यय हैं, उसी तरह संस्कृत के अव्यय हैं, वो भी जो है उपसर्ग में प्रयोग किए जाते हैं। संस्कृत के उपसर्गों के कुछ उदाहरण देख लेते हैं, जैसे निस, निस, निर, अधि, वी, परि। जैसे निस्सार, निश्चल, यानी निस शब्द जोड़ा गया, सार इसका वो है, चल जो है जोड़ा गया है, और निस चल जो मूल शब्द है और निस क्या है, उपसर्ग है, इसमें निश्चल शब्द नया एक शब्द बना। ठीक है, जैसे चित्त है और फिर निश्चित है। इसी तरह आकार में, आकार जिसका हम रूप जानते हैं, कोई आकार हो लेकिन उसमें निर उपसर्ग जोड़ के निराकार, जिसका कोई भी उपसर्ग नहीं हो। अब ये देखो जो मैंने बताया कि बिल्कुल प्रतिकूल हो जाता है, ये उसी का उदाहरण है। जो उपसर्ग की हमने विशेषता बताई कि 3 स्थितियां होती हैं, तो इस तरह से क्या हुआ, आकार का निराकार हो गया। ठीक है, फिर निर्जन, फिर निर्गुण, जैसे गुड़ का निर्गुण हो गया। तो निर उपसर्ग हमने जोड़ा, गुड़ और निर्गुण, यानी किसी व्यक्ति में गुण है और किसी व्यक्ति में निर्गुण है, वो यानी कोई गुण नहीं है। तो इस तरह से क्या होता है, उपसर्ग लगाने से सीधा प्रतिकूल भी होता है, यानी विलोम शब्द भी बनते हैं।
कोई विशेष अर्थ भी बनता है वो, और कभी कोई बहुत ज्यादा विशेष अर्थ नहीं होता, थोड़ा बहुत प्रभावी शब्द बनता है बस वो। इसी तरह नायक अधि शब्द जोड़ेंगे, नायक का अधिनायक, अधिपति, अधिकार। इसी तरह वी से देश है, विदेश हो जाएगा, पक्ष है विपक्ष हो जाएगा, वियोग योग है वियोग हो जाएगा। इस तरह से किताबों में इसकी संख्या बहुत ज्यादा है। आप जो है उसे तथ्य को याद करिए। यहाँ हम समझेंगे सिर्फ कि जैसे उपसर्ग किसे कहते हैं, हम कुछ मुख्य उपसर्गों के यहाँ पे देख रहे हैं। इसी तरह परिजन, परिपूर्ण, परिमाण, परिक्रम। आगे चलेंगे। कुछ हिंदी के उपसर्ग के भी उदाहरण है, जैसे अ, अध, अन, चूक का अचूक, थक का अथक, डिग का अडिग, खुला का अधखुला हो गया, अन लगाया गढ़ अनगढ़, जाना अनजाना, मोल अनमोल। इस तरह से आप देख रहे हैं कि जब हम उपसर्ग लगा रहे हैं तो शब्द का अर्थ जो है बदल जा रहा है ज्यादातर। उर्दू फारसी के भी कुछ उपसर्ग है, जैसे कम, अगर गैर ये शब्द उपसर्ग आए तो आपको पहचानना है कि उर्दू फारसी के उपसर्ग है। जैसे अक्ल है तो कम अक्ल, कीमत है कम कीमत। कमजोर शब्द हम लोग प्रयोग करते हैं काफी, लेकिन पता नहीं है, यानी कमजोर शब्द आप जानिए कि उर्दू के हैं। यहाँ पे आपको ये भी पहचानना में, इससे क्या होता है कि हमारा शब्दकोश बढ़ता है। शब्दकोश बढ़ने से हमें कई चीज, जैसे पर्यायवाची में या लिंग में, या फिर उसमें पता चलता है कि जब पूछा जाता है कि उर्दू फारसी का शब्द है कि संस्कृत है क्या, तो वो भी हमें जानकारी मिलती है। यानी उपसर्गों को पढ़िए, उसके तथ्यों को जानते चलिए, तो क्या है कि थोड़ा हमारा शब्दकोश बढ़ता है, जो कि आपको ही एग्जाम में कभी वो आता है, पैराग्राफ में आता है जब क्वेश्चन, तब आप कर सकते हैं। तो गैर कानूनी, जैसे गैर शब्द लिखा है, कानूनी गैर कानूनी, मशहूर गैर मशहूर, जिम्मेदार गैर जिम्मेदार। तो आगे चलेंगे। इस तरह से शब्द जो है बदल जाते हैं, यानी जब उपसर्ग लग रहे हैं शब्दों में कुछ विशेष परिवर्तन हो रहा है, कम भी परिवर्तन हो रहा है, उल्टा शब्द भी हो रहा है। अंग्रेजी के ऐसे उपसर्ग को कुछ देख लेते हैं। सब, सब कमेटी, सब इंस्पेक्टर, सब जज। जैसे डिप्टी है, कलेक्टर है तो डिप्टी कलेक्टर, रजिस्ट्रार है तो डिप्टी रजिस्ट्रार। जनरल शब्द भी हमको प्रयोग करते हैं हिंदी में, जन मैनेजर है तो जनरल मैनेजर है, सेक्रेटरी है जनरल सेक्रेटरी है। तो इस तरह हमने क्या है कि ये अंग्रेजी के उपसर्ग है जो कि हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। इसी तरह हम अगर संस्कृत के अव्यय देखें जो कि उपसर्ग के समान हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, उनको जैसे अंतः सम, जैसे कालीन है समकालीन, समकालीन मतलब एक ही काल के व्यक्ति या विशेषता या कुछ भी ले लीजिए, मतलब वो काल समय एक ही रहेगा। कोड का समकोड, कालिक का समकालिक, अंतःकरण, फिर अंतर मन। इस तरह से जो है शब्द जो है यहाँ पे बनते जाएंगे। जयपुर शब्द नहीं है, ये गलत टाइप हो गया है। आगे चलेंगे। डॉक्टर हरदेव बाहरी के अनुसार हम देखेंगे, अभी तक हमने ये पढ़ा कि उपसर्ग किसे कहते हैं, लेकिन कुछ कुछ विद्वान है, जैसे डॉक्टर हरदेव बाहरी की व्याकरण की पुस्तक अच्छी मानी जाती है, लेकिन उनका ये मानना है कि हिंदी का ये सारे उपसर्ग अपने नहीं है, वो सिर्फ संस्कृत के है। तो उनकी मैं उनका जो कोटेशन है, उनका जो परिभाषा है वो आपको बता रही हूँ, जिससे कि मतलब आपको जानकारी भी हो सकता है एग्जाम में नए पैटर्न को देखते हुए कुछ भी एक्सपेरिमेंट हो सकता है, नए क्वेश्चन बन सकते हैं, व्याकरण के तथ्यों से भी बन सकते हैं। तो उसमें देखिए कि उपसर्ग, डॉक्टर हरदेव बाहरी क्या कह रहे हैं कि उपसर्ग संस्कृत भाषा की विशेष उपलब्धि है। ये संस्कृत की विशेष उपलब्धि उपसर्ग, हिंदी ने उसमें कोई विशेष योगदान नहीं दिया है, यानी हिंदी का अपने उपसर्ग कम है। न ही हमें उर्दू, फारसी या अंग्रेजी से कुछ मिलता है। हम व्यवहार में प्रयोग करने लगे हैं धीरे धीरे, लेकिन उनका ये मानना है कि उससे आया नहीं है। हिंदी के जो अपने उपसर्ग कहे जाते हैं वे प्रायः संस्कृत के ही विकृत रूप हैं। जैसे तत्सम से तद्भव बन जाता, उसी तरह जो हिंदी के हम शब्द मानते हैं कि ये उपसर्ग हिंदी के हैं, उनका मानना है हरदेव बारी जी का कि ये संस्कृत के ही अव्यय हैं, संस्कृत के ही उपसर्ग हैं, जो कि क्या हुए हैं, विकृत रूप में हिंदी में माने जाने लगे हैं। इसी तरह और विदेशी भाषाओं के उपसर्ग शुद्ध नहीं है। जो विदेशी भाषा, जैसे हम उर्दू फारसी के उपसर्ग का प्रयोग कर रहे हैं, या हम अंग्रेजी के उपसर्गों का जो प्रयोग करते हैं, वो कह रहे हैं कि विशुद्ध नहीं है, यानी वो शुद्ध नहीं है, वो विशुद्ध है।
वे तो शब्द मात्र है, शब्दांश नहीं। कहने का मतलब उपसर्ग की हमने परिभाषा पढ़ी कि वह शब्दांश होता है या अव्यय होता है, लेकिन जो अंग्रेजी के उपसर्ग हम प्रयोग करते हैं हिंदी में या उर्दू फारसी के प्रयोग करते हैं, वो कह रहे हैं वो शब्दांश नहीं है, वो तो शब्द ही है। जिसको जैसे मैनेजर का ले लीजिए तो जनरल मैनेजर, तो जनरल एक शब्द हो गया, जबकि उपसर्ग वह होता है जो कि शब्दांश होता है या शब्द अव्यय होता है। तो इस तरह से उनका ये मानना है कि जो हम प्रयोग करते हैं वो विदेशी शब्दों को, यानी उर्दू फारसी अंग्रेजी को, वे जो है उपसर्ग की श्रेणी में नहीं आते। ऐसा मानना हमारे हरदेव बाहरी जी का है, ये आपको जानकारी के लिए है। आगे चलेंगे। प्रत्यय, प्रत्यय किसे कहते हैं देखेंगे। प्रत्यय दो शब्दों से मिलकर बना है, प्रति प्लस अय। प्रति का अर्थ है साथ में पर बाद में, अय का अर्थ है चलने वाला, यानी साथ में चलेगा लेकिन क्या होगा, वो बाद में चलेगा। यानी जो प्रत्यय लगते हैं वो क्या होते हैं, वो बाद में लगाते हैं, लगते हैं किसमें, शब्दों में। परिभाषा देखेंगे कि शब्दों के बाद जो अक्षर या अक्षर समूह लगाया जाता है उसे प्रत्यय कहते हैं। यानी शब्दों के बाद में उपसर्ग पहले लगेगा और प्रत्यय बाद में लगेगा। प्रत्यय उपसर्गों की तरह अविकारी शब्द होते हैं, यानी उपसर्ग भी जो भी लग रहे थे वो भी अविकारी शब्द थे और प्रत्यय भी अविकारी शब्द थे। अविकारी मतलब जिसमें लिंग वचन कारक के अनुसार कोई भी विकार नहीं हो सकता, उसे अविकारी शब्द कहते हैं। और अविकारी शब्द क्या होते हैं, अव्यय होते हैं। ठीक है, तो जो शब्दों के बाद में लगते हैं। प्रत्यय उपसर्गों की तरह अविकारी शब्द होते हैं जो शब्दों के बाद में लगते हैं या जोड़े जाते हैं। उदाहरण देखेंगे, जैसे दयालु शब्द में दया शब्द है, इसके अंत में क्या है, आलू प्रत्यय जोड़ने पर दयालु शब्द बना। हमें एक शब्द मिला दयालु, या दयालु यानी किसी व्यक्ति के लिए। दया एक भावना का शब्द है, यानी भाव है हमारा, और दयालु किसी व्यक्ति को हम बोल रहे हैं, तो यानी एक अर्थ बदल गया। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि आलू शब्दांश जो क्या है, प्रत्यय है। इस तरह से शब्द का निर्माण हुआ। दया शब्द से हमने दयालु बना दिया, तो शब्दों का निर्माण हो रहा है और शब्द के निर्माण हम पढ़ रहे हैं। शब्द निर्माण में अभी हमने पढ़ा उपसर्ग से कैसे शब्दों का निर्माण होता, अब हम पढ़ रहे हैं प्रत्यय से कैसे शब्दों का निर्माण होता है। आगे चलेंगे। प्रत्ययों का अपना कुछ भी अर्थ नहीं होता और ना ही इनका प्रयोग स्वतंत्र रूप से किया जाता है। ऐसा उपसर्ग में भी हमने जाना। उपसर्ग का यह है कि अपना कुछ अर्थ होता है लेकिन वो स्वतंत्रता पूर्वक प्रयोग नहीं किया जा सकता। लेकिन प्रत्यय का अपना कुछ भी अर्थ नहीं होता। जैसे हमने आलू शब्द जोड़ा, आलू एक आपकी सब्जी है लेकिन यहाँ पे आलू का कोई मतलब नहीं है, आलू वो शब्द से हम नहीं जोड़े हैं। तो इस तरह से देखते हैं कि आलू अलग से उसका कोई अर्थ नहीं है। अब देखते हैं कि प्रत्यय के भेद कितने होते हैं। प्रत्यय के दो भेद होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है आपके लिए कि क्योंकि एग्जाम में जो है, अभी टीजीटी पीजीटी के एग्जाम में या डीएसएसबी के एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो कहीं पे भी आप देखेंगे थोड़ा सा अगर टफ करना चाहेंगे तो कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय को जरूर पूछ। सीधा आपसे प्रत्यय नहीं पूछेंगे बिल्कुल ही 10th और 12th के लेवल का, वो बल्कि आपसे प्रत्यय के भेद यानी कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय किसे कहते हैं उसके आपसे पूछेंगे। तो समझ लीजिए, कृत प्रत्यय किसे कहते हैं, वे प्रत्यय जो क्रिया धातु रूप में जोड़े जाते हैं कृत प्रत्यय कहलाते हैं। कृत प्रत्यय क्या होता है, किसी उसमें जोड़ा जाता है धातु में या क्रिया में, या ऐसे समझ लीजिए कि क्रिया, जब हम क्रिया पढ़ेंगे तो ये जानेंगे क्रिया कैसे बनती है। क्रिया क्या है, धातु शब्द में ना जोड़ने से बनता है। और कृत प्रत्यय किससे बनता है, या तो धातु में या जो क्रिया में जो जो जोड़े जाते हैं प्रत्यय, यानी धातु होगा या तो कोई क्रिया शब्द होगा, उसमें जब प्रत्यय जोड़े जाते हैं, प्रत्यय आपने समझ लिया, कोई शब्दांश होगा या कोई वर्ड अक्षर भी हो सकता है जो कि बाद में लगता है, वो जोड़े जाएगा किसमें, एक या तो क्रिया में जोड़ा जाए या तो धातु में जोड़ा जाए, तब हम उसे कहते हैं कृत प्रत्यय। उदाहरण देख लेते हैं। कृत प्रत्यय से बने शब्द को कृदंत शब्द कहते हैं। ये एग्जाम में डायरेक्ट आता है, कृदंत शब्द किसे कहते हैं।
तो कृत प्रत्यय में, यानी प्रत्यय के दो भेद हैं, कृत और तद्धित। अगर कृत प्रत्यय में जो है कृत शब्द में जो है प्रत्यय जोड़े जाते हैं तब उसे कृदंत शब्द कहते हैं। जैसे लेख, लेख मतलब क्या होगा, लिखना, लेख या लिख, लिख मतलब लिखना होता है। अब हमने उसे क्या कर लिया, अक, लेखक में अक शब्द जो बना जोड़ लिया तो क्या हुआ, एक नया शब्द बना ना, लेख प्लस अक। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो है ये क्रिया या धातु में जुड़ा है, अकृत प्रत्यय है, और लेखक क्या है, एक कृदंत शब्द है। आगे हम और भी पढ़ेंगे कि ये जो कृत प्रत्यय है वो कैसे है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि क्रिया धातु में जब जुड़ता है तो कृत प्रत्यय कहलाता है, और कृत प्रत्यय से बने यानी उसके नियम से बने शब्द को कृदंत शब्द कहते हैं। आगे और भी उदाहरण से आप समझेंगे। जैसे अन्य उदाहरण है घट, जैसे घट शब्द है, फिर गायक है ना, तुलना, कर्तव्य, पढ़ना, पढ़ में ना शब्द जोड़ा, क्या हुआ, क्रिया भी हुई और एक तरह से देखा जाए तो ये प्रत्यय भी है, जोड़ा गया। विद्यमान, आन, जैसे विद्या है उसमें मान शब्द जोड़ दिया गया, लिख है उसमें ना शब्द जोड़ दिया गया, बोलना। इस तरह से ये सारे शब्द ही आपके किसके उदाहरण है, कृत प्रत्यय के उदाहरण है। ये सारे शब्द ही कृदंत शब्द हैं। कृदंत शब्द पहचानने के लिए उस शब्दों को आप देखिए कि क्या ये शब्द धातु में है या क्रिया शब्द है कि नहीं। क्रिया शब्द तो आप पहचानेंगे ही, संज्ञा सर्वनाम। अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इतना आपको आना जरूरी है कि क्रिया क्या है। तो इस तरह से अगर आप क्रिया पहचान रहे हैं तो आप धातु भी पहचानेंगे और कृदंत शब्द भी पहचान जाएंगे। इस तरह से थोड़ा और भी देख लेते हैं। जैसे ऊपर दिए गए उदाहरणों से स्पष्ट है कि क्रिया अथवा धातु के अंत में कृत प्रत्यय लगाकर कृदंत शब्द बनाए जाते हैं। इतना मैंने समझाया, आप समझ गए होंगे कि धातु, क्रिया या धातु के अंत में कृत प्रत्यय लगता है। बने हुए नए शब्द जो इन नियम से बनेंगे वो शब्द संज्ञा और विशेषण दोनों हो सकते हैं। कहने का मतलब है कि शब्द निर्माण तो हम पढ़ ही रहे हैं, जब कृत प्रत्यय से कोई शब्द का निर्माण होता है तो वो शब्द कौन से होंगे, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। वो शब्द जो है या संज्ञा भी हो सकता है और विशेषण भी हो सकता है, क्योंकि ऑलरेडी वो क्रिया है ही, क्रिया या धातु में तो वो लग ही रहा है प्रत्यय। तो उससे नया शब्द जो बनेगा वो संज्ञा भी हो सकता है और विशेषण भी हो सकता है। जैसे हमने देखा, जैसे पूज यानी पूजा करना, पूजा, पूजा हमें एक शब्द मिल गया, ये क्या करना, संज्ञा बन रही है। यानी वो संज्ञा भी हो सकती है और विशेष, जो शब्द बन रहे हैं कृदंत वो संज्ञा भी हो सकते हैं और विशेषण भी हो सकते हैं। तो इस तरह से आप पहचानेंगे कि कृदंत शब्द किसे कह रहे हैं। इसी तरह अड़ प्लस ईयल, अड़ियल, यानी एक विशेषण है कि उसका स्वभाव जो है बहुत ही अड़ियल है। इसी तरह भगोड़ा, भाग प्लस ओड़ा, भगोड़ा यानी भाग गया हुआ। तो हमने ये देखा कि जो है भगोड़ा शब्द क्या है, एक विशेषण है। तो आप इसी तरह यहाँ पे देखिए इच्छा, इस प्लस आ, इच्छा, यानी ये दोनों शब्द आप देख रहे हैं प्रत्यय लगाने से, जो कि वैसे वो क्या है, मूल में धातु है और धातु में लेकिन प्रत्यय लगाया गया तो वो संज्ञा का निर्माण हुआ। यहाँ पे भी धातु है लेकिन हमने इसमें प्रत्यय जब लगाया तो वो क्या बना, विशेषण बना। यानी ये दोनों शब्द ही बन सकते हैं, संज्ञा और विशेषण दोनों ही बन सकते हैं। तद्धित प्रत्यय, अभी तक हमने कृत प्रत्यय समझा जिससे कृदंत शब्द बनता है। अब हम देखेंगे तद्धित प्रत्यय किसे कहते हैं। संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के अंत में लगने वाले प्रत्यय को तद्धित प्रत्यय कहते हैं। तद्धित प्रत्यय से बने शब्द तद्धितांत कहलाते हैं। अब यहाँ पे आप समझिए कि कृत प्रत्यय धातु और क्रिया में लगता है, उससे संज्ञा और विशेषण का निर्माण होता है, और तद्धित प्रत्यय आपका जो है ऑलरेडी संज्ञा और सर्वनाम विशेषण रहता है, उसके अंत में लगाया जाता है। तो बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा। अगर आपको कृत प्रत्यय थोड़ा सा भी समझने में दिक्कत हो रही है तो आप तद्धितांत प्रत्यय को अच्छे से समझ लीजिए, तद्धित प्रत्यय को अच्छे से समझ लीजिए और बहुत ही आसानी से आप एग्जाम में उसको जो है अलग कर पाएंगे कि ये कौन सा प्रत्यय है।
तो जैसे शत्रुता, शत्रु क्या है, एक संज्ञा शब्द है, उसमें हमने ता शब्द जोड़ दिया, शत्रुता। ठीक है। बुद्धिमान, बुद्धिमान में हमने त जोड़ दिया तो बुद्धिमत्ता, यानी ये हट गया बुद्धिमत्ता हुआ। यहाँ आप ये देखिए कि जो आप रूल में देख रहे हैं कि ये कैसे हो गया, ये चीज हम संधि में पढ़ेंगे। अभी आप कुछ कुछ आपको समझ में हो सकता है कि अगर जुड़ रहा है तो शब्द थोड़ा बहुत चेंज दिख रहा होगा, तो वो एक रूल होता है संधि में कि जब इन इन वर्डों का मेल होगा तो कौन से वर्ड जो है, कौन सी मात्रा हटेगी, कौन सा शब्द जो है बनेगा, तो वो वहां पे देखेंगे। तो बुद्धिमान में ता वर्ड जोड़ने से क्या हो गया है, बुद्धिमत्ता। इसी तरह ग्राम प्लस इन, ग्राम शब्द हम जान ही रहे, ग्राम मतलब गांव, उसमें इन शब्द जोड़ेंगे तो क्या हो गया, ग्रामीण। अब यहाँ पे आप देखेंगे न है तो ड़ क्यों हो गया। तो ये सारे जो चेंजेस दिख रहे हैं वर्डों को जो है संधि करने पर, शब्दों को जो संधि हो रही है, तो उसमें वो जो है संधि विच्छेद में क्लियर होगा आपका संधि पढ़ते समय। आप बस इस यहाँ समझिए कि कैसे संज्ञा सर्वनाम है और विशेषण है, लेकिन जो उसमें प्रत्यय लगाने पर नए शब्दों का निर्माण हो रहा है। अगर ऐसे शब्द आप पकड़ लेंगे, उसको क्या है, शब्दों को अलग अलग कर दीजिए, शब्दों को पहचानिए, संज्ञा है, सर्वनाम में ये विशेषण अरे प्रत्यय लगा है, तो आप तुरंत वहां पकड़ लेंगे कि ये तो तद्धित प्रत्यय है, यानी तद्विदांत जिसे कहते हैं। जैसे अपना क्या है, अपना एक सर्वनाम शब्द है, उसमें पन लगा दिए तो अपनापन आ गया, तो यहाँ पे क्या हुआ, तद्धित प्रत्यय का निर्माण हो गया। तो सीधा सीधा समझिए कि कृत प्रत्यय धातु और क्रिया में लगाई जाती है, जिससे संज्ञा और विशेषण बनते हैं। इसी तरह जो है तद्धित प्रत्यय संज्ञा सर्वनाम और विशेषण रहते हैं, उसमें ही लगा दिए जाते हैं, तो वो तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। ठीक है। जैसे पुष्पित, पुष्प में एक शब्द है फूल, उसमें इत प्रत्यय लगा। रामायण, राम भगवान है, उसमें आयन, आयन प्रत्यय लग गया। गुरुत्व, इससे गुरु शब्द है। धनवान में धन एक शब्द है। कौंते में मतलब कुंती, ए शब्द लगा है। लौकिक मतलब लोक प्लस इक, लेकिन ये लौकिक कैसे हुआ, इसके लिए संधि पढ़ना जरूरी रहेगा आपके लिए। कुलीन, तो इस तरह से आप देखिए जो किस तरह से प्रत्यय जो है लग रहे हैं और शब्दों का निर्माण हो रहा है, अर्थ बदल रहा है। तो हिंदी में शब्द निर्माण इस तरह से बने ताकि हमारा शब्दकोश इतना विस्तृत हुआ और लैंग्वेज की अपेक्षा। आगे देखेंगे। कृत प्रत्यय क्रिया या धातु के अंत में लगता है, जबकि तद्धित प्रत्यय संज्ञा सर्वनाम और विशेषण के अंत में लगता है। ये बात मैंने कई बार पहले ही बता दी आपको, यहाँ फिर से मैंने लिख दिया था, फिर से देख लीजिए। तद्धित प्रत्यय कृत प्रत्यय में यही मूल अंतर है। जिसने ये समझ लिया ये वाली लाइन कि कृत प्रत्यय क्रिया या धातु के अंत में लगता है और उसे संज्ञा और सर्वनाम का निर्माण होता है, क्रिया भी बनती है, मतलब मूल धातु रहेगा तो ना लगाने से क्रिया बन जाएगी, वो भी एक प्रत्यय है। और जो जबकि तद्धित प्रत्यय क्या है, संज्ञा और सर्वनाम और विशेषण वो ऑलरेडी रहते हैं, उसमें आपने प्रत्यय लगाया तब जो है वो तद्धित प्रत्यय का निर्माण हुआ। तो तद्धित प्रत्यय और कृत प्रत्यय में यही मूल अंतर है। तो आज की क्लास इतनी ही। आज हमने समझा कि उपशब्द के निर्माण में उपसर्ग और जो है प्रत्यय की क्या भूमिका है। प्यारे विद्यार्थियों, आज हमने उपसर्ग और प्रत्यय को समझा, आगे हम संधि को पढ़ेंगे। तो आज की क्लास इतनी ही। क्लास अच्छी लग रही है तो अपने दोस्तों को शेयर करिए। यह सब डीएसएसबी और केवीएस के एग्जाम के लिए ही नहीं है व्याकरण, अगर आप 12th के लिए और 10th के लिए भी पढ़ रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण है। इस वीडियो को देखिए और अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए। धन्यवाद।